देखो, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुमने ये दोनों पूछे हैं। अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब फाइंड द नेट फोर्स ऑन इट। तुम्हारा दिमाग कैसे काम कर रहा होगा, या किसी का भी तुम लोगों में से दिमाग कैसे काम करता है कि फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला पता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां दिया नहीं है तो हम कैसे निकाल लेंगे। यहाँ तो वेलोसिटी दी है, टाइम नहीं दिया है, या तो वेलोसिटी टाइम दिया होता तो एक्सेलरेशन निकाल लेते, यहाँ रख देते। यही दिमाग काम कर रहा था ना। यस सर। बिल्कुल यही था ना। तो एक मिनट, कोई और आया। सर कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना, बिल्कुल, तो यही तो नेट दिमाग फोर्स भी लगाना था। जीरो होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि v कांस्टेंट अगर है, कांस्टेंट कोई चीज है, इसका क्या मतलब है कि चेंज नहीं हो रही है। तो सर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो। नितिशा, समझ में आ रहा है। यस सर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हो गया ना। कांस्टेंट का मतलब उसका चेंज जीरो है, कोई चेंज नहीं है यस। उसमें। तो फिर चेंज अगर जीरो है तो डेल्टा वी जीरो हो गया, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी तो जीरो हो गया। क्लियर है। क्योंकि यस न्यूमरेटर सर। जीरो हो जाने से पूरा फ्रैक्शन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। 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 मैथमेटिकली भी दिख रहा है। और वैसे भी तो समझ में आता है कि अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन इसका मतलब है नहीं रहा होगा ना, तो जीरो रहा होगा। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो। जीरो। क्योंकि एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू जीरो। कुछ था इसमें। नहीं सर, इजी ठीक ही। है, वही है। तो ध्यान ऐसी चीजों पे देना होता है, हर एक वर्ड मीनिंग बना रहा है, हर एक चीज। तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ के समझना पहले इंपॉर्टेंट है। ये सोचना नहीं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। फॉर्मूला यस। तो तुरंत पता वता नहीं चलता है, तुम पहले नॉर्मल लॉजिक, बेसिक लॉजिक लगाओ, अपने आप फॉर्मूला हिट करेगा तुमको कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है नितिशा। सेकंड देखें, यस। नाइन्थ वाला देखें। हाउ मच यस। फोर्स इज रिक्वायर्ड, यहां भी फोर्स पूछा है। टू स्टॉप अ बस, एक बस को रोकने के लिए इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में रोकना है एक बस को। उसका मास कितना है, 5000 kg। बस इतनी भारी होती है। मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसमें तुमने कुछ किया नितिशा, तुमने कैसे सोचा इसको, पहले ये बताओ, फिर हम कुछ बताएं। टाइम 10 सेकेंड में रोकना है, या फिर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला। लगाया तुमने, क्यों लगाया ये, क्या रीजन था, क्या निकालना तुम्हें। एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन, ये तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता था, क्योंकि इसके लिए तीनों पता होना जरूरी है। अच्छा, वी पता था कितना था, 72 किलोमीटर और पर हो। यू, और यू। सर वी जीरो होगा, 72 तो यू होगा। हाँ। नितिशा तुम्हारा क्या था। अच्छा, सब लोग अभी शांत रहना पहले, नितिशा क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है, तो पहले बात करते हैं। ठीक है नितिशा, बताओ वी क्या है यहाँ पे। तो 72। नहीं, वी जीरो है यहाँ पे। हमने नोटेशन दिया है क्योंकि बात ये है, जो मोशन है उसको तो पहले इमेजिन करो दिमाग में। पूछा क्या है, टू स्टॉप अ बस, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो पहले चल रही है ना वो, इनिशियल स्पीड हो गई ना ये तो, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। बात समझ में आई। और बाद में यस सर। फाइनली जाके रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो v की जगह जीरो और u की जगह कितना, 72। मतलब 72 का स्क्वायर जो भी। हाँ, या चेंज करना पड़ेगा, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर मीटर पर पर आवर। पर यस सर। सेकेंड, आवर नहीं, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे चेंज करेंगे, आता है नितिशा, बताओ। यस सर, 1000 पर। 1000 का मल्टीप्लाई और 3600 का डिवाइड, क्योंकि यस। आर को भी तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना।
यस इतना लंबा चौड़ा करना नहीं होता है। सर 18 डिवाइड बाय 5 या 5 डिवाइड बाय 18 होता है। यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा जब तुम इनको कट करोगी, क्योंकि दो जीरो कट गए। ठीक है, 5 नहीं, 2 5 जा और 2 18 जा, ये आ जाएगा, यानी कि 5 बाई 18 लिख 18 सकते यस हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और पता है उससे भी ज्यादा कॉमन सेंस क्या है, हमें पता है क्या याद रहता है, 10 मीटर पर सेकेंड होता है 36 किलोमीटर पर आवर। ये चीज तुम लोगों यस को बड़ा काम आएगी, ध्यान रखना। तो फिर यानी इसका कि डबल हो जाएगा। तो ये तो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ वही तो, इससे तुरंत लेकिन हर बार इससे नहीं आएगा, क्योंकि ये 70 ये इसके हम्म, मल्टीपल में दिया होगा तब आएगा, नहीं मल्टीपल में दिया होगा तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, फिर भी आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया, 3.6 किलोमीटर पर आवर। 36.10। यस ठीक है, 3.6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से सीधा सीधा ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। किसी को इसमें डाउट है कि इतना आ जाएगा? आएगा। आएगा ना, 36 का डबल हो गया 72, है ना, और 10 का डबल हो गया 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू को हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और तब यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चक्कर ये है कि ये फॉर्मूला हम क्यों लगाएं, एस की हमें जरूरत क्या है, सॉरी ए की जरूरत है, लेकिन एस भी तो पता होना चाहिए ना उसके लिए। कोई भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में वी है, यू है, ए है और एस है, तीन कोई चीजें पता होंगी तब जाके तो आखिरी वाली निकलेगी ना। सही है नितिशा? यस सर। लेकिन एस तो पता ही नहीं है, तो क्यों लगाएं इसको हम, हमें तो टाइम पता है। सर डेल्टा वी और टाइम पता है तो हम अपॉन में डाल इसका फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लगा आ। सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं ना, सोचो, यस सर। क्योंकि v यस 0, सर। u 20, ए पता करना है तो ए को ए ही रहने दो, टाइम तो मालूम है ना, दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। सही है, लेकिन एक फर्क है, ए को माइनस ए रखना पड़ेगा नेगेटिव तुम्हें। होगा सर। हाँ, ए को माइनस ए रखेंगे क्योंकि ए क्या है, रिटार्डेशन है ना, या फिर नहीं रखो माइनस ए, प्लस रखो, अपने आप वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 20 उधर चला गया, क्या हुआ फिर, 20 उधर गया, 10 डिवाइड में गया, तो ए की वैल्यू क्या आई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सही है ना नितिशा, क्लियर होना चाहिए तुम्हें। यस सर। तो ए आ गया एक्सेलरेशन, अब तो फोर्स आ ही जाएगा, यस सर। है ना, तो अब निकालने की जरूरत नहीं है ना, हो गया, 1000 आ रहा है, मतलब 1000 कह रहे 10,000 आ रहा है, यस सर क्योंकि क्लियर। 5, क्लियर है पूरी तरह से। और कैसे सोचा जाता है देखो, न्यूमेरिकल्स हम बता सीधा बता सकते हैं डायरेक्ट तुरंत करके, पर वो हम जानबूझ के नहीं बताते हैं, क्वेश्चंस इसलिए इतना पूछते हैं ताकि तुम लोगों का दिमाग काम करना शुरू करे कि कोई टीचर या किसको भी आता है वो सोचता कैसे है। ये आ गया तो फिर बहुत सारी चीजों में सोचना आ जाएगा फिर। ठीक है, बेसिक थिंकिंग समझ में आ रही बात। तो इसमें कैसे हमने सोचा कि हमें जो जो चीजें पता है और जो निकालना है उनमें कोई फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि एक 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 फॉर्मूले में अगर दो चीजें वेरिएबल हैं तो फिर नहीं निकलने वाली। हुआ क्लियर, सिंपल है, हो गया। यस हाँ सर। चलो, सबको आ गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल में फंसोगे तो पता तो चलेगा कि अभी इतना ही समझ में आया है, इससे बाद धीरे धीरे इससे निकल के बाहर जाओगे तो इससे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है, चलो अब हम लोग अपने उस पे आए वापस, काम पे जो चल रहा था, लॉज ऑफ मोशन में। हम्म तो पहले की चीजें ज्यादातर सबको क्लियर हैं जिसने अटेंड किया था, या जिसने भी लेक्चर देख लिया है, या जो भी, कुछ भी यस किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है पहले, उसके बाद फिर हम आगे की चीजें शुरू करें। बताओ, किसी को भी है कुछ डाउट इस वाले सर चैप्टर में जो अभी तक? 5.5 एग्जाम्पल कैसे करना है? 5 पॉइंट, पहले क्वेश्चंस 5 करें क्या, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। कहाँ गया, पहले से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहां से भी नहीं है, यहीं से करें, सारे क्वेश्चन करें, यस सर यस। सबको कोई दिक्कत नहीं ना, सही रहेगा, क्वेश्चन ही तो हाँ सॉल्व सर। करने होते हैं। चले, तो देखो आज क्वेश्चंस करते हैं थोड़े, उसके बाद फिर आगे का पढ़ाएंगे जितना भी होगा। देखो पहले, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप। तो पहली बात तो जैसे ही स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट की बात आती है तो आधा तो बच्चों को दिमाग ऐसे ही काम करना बंद कर देता होगा कि हम गए नहीं तो हमें क्या पता। पर ऐसा नहीं है, थोड़े कॉमन सेंस से समझ में आ जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। पहली बात, स्पेस में जब जाते हैं तो एक रॉकेट में होते हैं, जनरली एक स्पेसशिप में होते हैं, क्लियर है। और अगर एस्ट्रोनॉट वो स्पेसशिप से गलती से बाहर निकल जाए स्पेस में, है ना, तो कोई वैसा तरीका नहीं है ना कि वो उसके आसपास आ पाएगा
दोबारा से, उसके पास कुछ है नहीं कि वो वापस आ पाए, वहां पे फोर्स लगाने के लिए भी तो कुछ नहीं है, वो हाथ पैर मार के कुछ कर नहीं सकता। चलो स्पेस सूट पहने हुआ है तो वो सन से तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो वहीं इधर उधर हो जाएगा तो मुश्किल है कि किस वापस अपने प्लेनेट पे आ पाए, क्योंकि स्पेसशिप में तो वो चीजें लगी हैं जो वापस आ सकती हैं, पर उसके शरीर में तो नहीं लगी है ना कम से कम। हुआ क्लियर थोड़ा थोड़ा? तो अगर ये एस्ट्रोनॉट है वो गलती से एक्सीडेंटली अपने स्पेसशिप से बिछड़ गया, समझ लो सेपरेट हो गया, ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली बात तो स्पेस में है हम, तो यहाँ ग्रेविटी दूसरी वाली तो काम करेगी नहीं, समझ रहे हो तुम लोग, स्पेस में यस है। सर। तो अगर एक स्पेसशिप है वो कहीं इधर जा रहा था, समझ रहे हो, और वो एस्ट्रोनॉट इस स्पेसशिप से बिछड़ गया, मतलब इससे बाहर निकल गया, गिर गया कूद गया जो भी है, समझ में आई बात? वैसे गिर नहीं सकता क्योंकि बाहर कोई ग्रेविटी नहीं है, कूद सकता है, मतलब किसी तरह जा सकता है बाहर, ठीक है, छूट सकता है। उससे पता है होगा क्या, एक मास अगर इधर छूट गया, तो इसको भी एक फोर्स मिलेगा और इसको भी फोर्स मिलेगा। हम्म। तुम लोग समझ पा रहे हो? यस सर। स्पेस में यही होता है, एक रॉकेट को आगे ले जाने के लिए पीछे चीजें छोड़नी पड़ती हैं, तब वो आगे जा पाता है। छोड़ने से होता क्या है कि जैसे ऐसा समझ लो कि एक स्पेस में है और अपना ही हाथ काट के तुमने उसको धक्का दे के आगे बढ़ गई तुम, मतलब इमेजिन करना है खाली, तो रॉकेट में यही चल रहा सर होता है। क्योंकि वहाँ पे धक्का देने के लिए कुछ होता कुछ नहीं है और तो तो वो होता नहीं है, फोर्स एयर, लगा के आगे बढ़ हाँ, पाएंगे, फोर्स लगाने के एयर लिए तक कुछ तो होगा है ही नहीं नहीं। वहां, स्पेस में एयर भी नहीं है, कोई गैसेस भी नहीं है, यहाँ पे तो गैस होती है, इस वजह से हम प्लेन से या हेलीकॉप्टर से इधर उधर मूव कर सकते हैं, धक्का दे के आगे बढ़ सकते हैं, एयर को धक्का दे के। समझ में आ रही बात? लेकिन वहां पे नहीं कर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर है कि वहां पे एक धक्का सा चाहिए, एक फोर्स चाहिए ना, तो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे ना, एस्ट्रोनॉट भी और स्पेसशिप भी, जब एस्ट्रोनॉट बाहर निकलेगा उससे। क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ यस। नितिशा, और लोग, यस। सब लोग क्लियर है ना? हाँ तो सर। तो बाहर निकलेगा तो एक धक्का सब महसूस होगा दोनों को, ठीक है, स्पेसशिप को भी और उसको भी। तो वो धक्का का मतलब एक फोर्स, और वो फोर्स अगर एस्ट्रोनॉट पे लगा तो उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, कुछ मास है उसका तो कुछ एक्सेलरेशन भी तो प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? सिंपल सी यस। बात है। और वही एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट अ कांस्टेंट रेट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिक्स एक्सेलरेशन है, ठीक है, इतना। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, और ये शायद स्पेसशिप का दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ ठीक है, स्मॉल स्पेसशिप का एक्सेलरेशन दिया है, मैन का नहीं दिया है, लेकिन मैन का शायद पूछ रहे हैं। द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, मतलब जैसे ही जब वो बाहर निकलेगा स्पेसशिप से तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछा गया है। और अज्यूम किया जा रहा है कि दैट देयर आर नो नियर बाई स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन देम। स्टार का मतलब कोई सन नहीं है आसपास, ठीक है, कोई सोलर सिस्टम ही आसपास नहीं है, ये स्पेसशिप ऐसी जगह पे है फिलहाल जहां पे आसपास कोई सोलर सिस्टम नहीं है, कोई सन नहीं, कोई प्लैनेट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ ना बोलते रहना सब लोग, पता चला किसी एक को नहीं आ रहा है, वो कुछ बोलेगा नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एक बार बोल दोगे तो हम क्लियर कर देंगे। बता दो एक बार सब लोग अपना अपना कंफर्मेशन। सर स्पेस इसमें नहीं समझ में आ रहा है, स्पेस क्या है मतलब स्पेस उससे। बाहर की जगह, अंतरिक्ष, यस। और कुछ थोड़ी ना, अंतरिक्ष है, मतलब स्पेस जो अर्थ से बाहर है, ठीक है, या फिर खाली जगह जहां पे भी किसी प्लैनेट पे नहीं है हम लोग, वो स्पेसशिप कहीं पे ऐसे बीच में कहीं पे है, ठीक है, ब्रह्मांड में कहीं पे है, खो गया है। बाकी सबको कुछ डाउट है इसमें वैसा अभी तक जो बताया? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन है, स्मॉल स्पेसशिप का, तो पूछा गया है एस्ट्रोनॉट का कितना होगा, ठीक है। एक बात बताओ, सर ये एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या? एस्ट्रोनॉट का मतलब जो स्पेसशिप में होते हैं, जो लोग जो स्पेस में जाते हैं उनको हाँ सर। एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ऐसे ही कुछ समझ लो कि वो स्पेसशिप से बाहर निकल गया और स्पेसशिप इस तरफ जा रहा है, तो अगर स्पेसशिप को एक्सेलरेशन मिला है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो एस्ट्रोनॉट को कितना मिलेगा एक्सेलरेशन?
और क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये एस्ट्रोनॉट और जो स्पेसशिप है इनके ऊपर फोर्स लगाने के लिए कोई है क्या वहां पे? इसमें तो दिया है ना कि नो सर, अज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाय स्टार्स, कोई है ही नहीं आसपास नहीं है। जो इन इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लगा पाए। और तुम लोगों को मालूम है ना कि अगर एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है और फोर्स उस पे पहले जीरो था तो अभी भी जी जी जी। जीरो ही रहने वाला है घूम फिर के। ओवरऑल टोटल फोर्स या मोमेंटम देखें तो जीरो रहने वाला है उनका। कुछ कुछ क्लियर है कि नहीं? सर ये वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या? नहीं ना। नहीं है ना, नहीं इन दोनों का आपस वाला तो है, लेकिन जो कोई और इनके ऊपर लगाएगा वैसा कोई फोर्स नहीं है क्योंकि कोई और चीज है ही नहीं आसपास। कुछ होना तो चाहिए ना, जैसे हम लोग अर्थ पे हैं तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, लेकिन अगर हम लोग अर्थ से बहुत दूर चले जाएं तब थोड़ी ना अर्थ हम लोगों के ऊपर लगा पाएगी ज्यादा, वहां तक फील्ड कमजोर हो जाती है ना अर्थ की। हाँ सर। तो ये लोग ऐसी जगह पे हैं, लिखा हुआ है कि ना आसपास कोई प्लैनेट है, कोई ग्रह नहीं है, कोई सोलर सिस्टम नहीं है, कोई सन नहीं है, ठीक है, कोई स्टार नहीं। स्टार का मतलब सन, क्योंकि जो लोग जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं वो किसी ना किसी सोलर सिस्टम का सन है वो, ठीक है, सूरज है वो किसी सोलर सिस्टम का। आई बात समझ में? तो ये ए अगर इतना है उसका स्पेसशिप का, तो मैन का कितना होगा? इतना ही होगा, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे सर? क्योंकि और कुछ तो है नहीं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो जी। होना चाहिए। नेट मतलब एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप मिला के हाँ जीरो होना चाहिए ना। इसमें सब लोग अग्री हो ना, क्योंकि कुछ और है ही नहीं तो फोर्स कौन लगाएगा? ये दोनों यस। आपस में लगा लेंगे लेकिन कुछ और नहीं इस पे लगा सकता है। तो नेट जीरो। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि मास तो जीरो होने ही गया स्पेसशिप का भी और मैन का भी। तो एक्सेलरेशन यस। जीरो, टोटल एक्सेलरेशन ओवरऑल दोनों का मिला के। तो अगर एक इस तरफ एक्सेलरेट हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो दूसरे को इस तरफ एक्सेलरेट होना पड़ेगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कुछ बात समझ में आई? तब जाके बैलेंस बनेगा ना। कुछ हुआ क्लियर? यस सर। कुछ कुछ यस। उस तरीके से मतलब देखा सर जाए। इस पे एक्सेलरेशन है तो इस पे फोर्स भी होगी। हम्म, किस पे? तो इस पे है ना फोर्स, इस पे भी है, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, पर इन पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से तो लगा नहीं रहा है। तो टोटल फोर्स जीरो है एक्सटर्नल वाला, क्योंकि ये दोनों इंटरनल सिस्टम के अंदर है, एक ही सिस्टम में हम इन दोनों को ले रहे हैं। तब पहले जब ये लोग चले जा रहे थे तब कोई फोर्स नहीं था, तो अभी भी कोई फोर्स टोटल में नहीं होना चाहिए। पहले कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो अभी भी कोई टोटल एक्सेलरेशन में नहीं होना चाहिए। हुआ क्लियर? लेकिन यहां पे एक मिनट रुक जाओ। बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज जीरो। इसमें फाइनल जीरो कैसे लिखा है? वंस ही इज आउट ऑफ द स्पेसशिप, एक मिनट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, अच्छा बाद में पूछा है पूरा का पूरा, यानी कि उस समय पे नहीं पूछा है जब उसने मतलब धक्का दिया है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउट ऑफ द स्पेस। अच्छा उसके बाद, तो वो तो जस्ट एक फोर्स लगा होगा फिर हट जाएगा शायद। हाँ, since there are no nearby stars, gravitational force on them and the small spaceship exerts negligible gravitational attraction on him. The net force acting on the astronaut once he is out of the spaceship is zero. तो सिर्फ उसका अलग से पूछ रहे हैं शायद, पूरा सिस्टम मिला के नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, यानी कि उसके वो निकल चुका है अब स्पेसशिप से बाहर, तब पूछ रहे हैं। तो नेट हाँ तब तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन है? देखो फिर से एक बार बता रहे हैं कि इन्होंने वो वाला इंस्टेंट नहीं पूछा है कि अभी अभी जस्ट धक्का मिला है, जैसे अभी अभी लात पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम हो चुका है थोड़ा, ठीक है। इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउट ऑफ द स्पेसशिप, जब वो बाहर निकल चुका है पूरा, उसके बाद पूछ रहे हैं कि कोई एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। हम्म, तो उसके बाद नहीं होगा क्योंकि अब वो किसी स्पेसशिप में तो है नहीं, तो उसके ऊपर कोई और फोर्स लग नहीं सकता, कोई और तरीके से उसके ऊपर फोर्स मतलब लग नहीं सकता किसी भी तरह से, ठीक है। तो फोर्स नहीं लग सकता तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। हमें लगता है सबको डाउट हो गया है ना? हाँ सर। और लोग बताओ, डाउट हो गया है? ये सर थोड़े कंफ्यूजन लग रहा है। स्पेस में इन्होंने पूछा है कि अगर एस्ट्रोनॉट शिप से बाहर चला गया तो अब एस्ट्रोनॉट के ऊपर कोई फोर्स लगने के चांस नहीं बचते हैं ना फिर,
क्योंकि अब शिप भी नहीं लगा रहा है, शिप के कांटेक्ट में वो है नहीं। ठीक है, तो शिप चाहे कैसे भी चल रहा हो, अब तो स्पेस में एस्ट्रोनॉट तो बाहर निकल चुका शिप से, तो वो खाली स्पेस में है। ठीक है, तो ना शिप उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ना वो किसी प्लैनेट पे है, ना अर्थ के पास है, ना किसी और प्लैनेट के पास है, ना कोई सोलर सिस्टम है, तो फोर्स लगाएगा कौन? कोई नहीं। एस्ट्रोनॉट पे फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। यस, क्लियर हो गया। इसमें क्लियर हो ना सब लोग कि एस्ट्रोनॉट पे फोर्स जीरो हो यस। जाएगा जब वो बाहर निकल जाएगा तब। अब बताओ, तो अंदर फोर्स होगा जीरो। तो सर, स्पेस के अंदर होगा तो लगेगा क्या फोर्स? स्पेस के अंदर होगा तो नहीं, स्पेस का मतलब खाली जगह है, जहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं, हाँ सर, रॉकेट के अंदर होगा तो हाँ, लगेगा क्या? तब लगेगा, क्योंकि रॉकेट की दीवारों से जुड़ा हुआ है ना। जैसे खुद ही सोचो, तुम ट्रेन के अंदर जाती हो, तब तो ट्रेन की सीट तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा के तुमको साथ में आगे लेके जाती है ना। हाँ चक्कर ये सर। है, तब तो तुम साथ में जाती हो। तो बाहर से कैसे साथ में जाओगी? या तो ट्रेन में कोई हुक लगा दो, रस्सी से पकड़ लो, तब जाओगी। मेन मैटर ये है। तो वहां पे अगर एस्ट्रोनॉट बिल्कुल बाहर निकल चुका है उस रॉकेट से, उस स्पेसशिप से, अब उसके ऊपर कोई और चीज फोर्स नहीं लगा पाएगी, क्योंकि स्मॉल स्पेसशिप बोल दिया गया है। इसका मतलब मास भी बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं है, कोई बहुत बड़ा मास नहीं है। ठीक है, तो अगर एक बड़ा मास नहीं है तो एस्ट्रोनॉट के ऊपर उतना ज्यादा फोर्स नहीं होगा। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, एग्जैक्टली डायरेक्ट किसी को समझ में तुरंत में तो नहीं आएगा। उस तरीके से दिया हुआ है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इसका भी ग्रेविटेशन नेग्लेक्ट कर दो, पर ऐसा होगा नहीं, पूरी तरह तो फोर्स जीरो उसके ऊपर नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि स्पेसशिप मान लेते हैं नेग्लेक्ट लगा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग कि फोर्स उसका नेग्लेजिबल है, इसलिए जीरो हो गया है एस्ट्रोनॉट के ऊपर फोर्स, और इस वजह से एक्सेलरेशन जीरो है एस्ट्रोनॉट का। नेग्लिजिबल क्यों है? क्योंकि छोटा है ना, स्मॉल शिप, मतलब वो छोटा है बहुत। एक फोन दूसरे फोन के, एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता कि उसको खींच ले, एक्सेलरेट करवाने लायक नहीं कर सकता। ठीक है, ये चक्कर है। मैं भी सिर्फ पहले यही सोच रहा था, फिर आपने बता के कंफ्यूज। हाँ ठीक है, जो भी है। चलो ठीक है, आगे चले। यहाँ तक हो गया सबको क्लियर? नितिशा क्लियर है? यस सर। हाँ, अब तो ठीक है ना, वो बाहर निकल जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो फालतू वाला क्वेश्चन होगा, बुलेट बुलेट वाला। अब बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, बुलेट का मास ऑफ बुलेट क्या दिया है? 0.04 kg, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। और बुलेट की स्पीड कितनी दी है? 90 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, मतलब वो बुलेट जाके एक लकड़ी के ब्लॉक में एंटर कर गई, हिट कर गई, तो उसके अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि उस वुडन ब्लॉक में वो 60 सेंटीमीटर अंदर जाके बुलेट रुक गई। आई बात समझ में? इधर से आई, यस हिट सर। की, और 60 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक गई। क्लियर है यहां तक सबको? यस नो बोलते रहना सब लोग। हाँ सर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आके रुक गई। तो व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स exerted by the block on the bullet? यानी कि इस ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया होगा, क्योंकि अच्छा ये रुकी क्यों? अगर लकड़ी में नहीं घुसती तो रुकती नहीं ना ये। ठीक है, फोर्स कोई इतना नहीं लग रहा था ना कि इतनी जल्दी रुक जाए, क्योंकि 90 मीटर पर सेकंड बहुत तेज हुआ। इसको तुम लोग निकालोगे तो पता चल जाएगा, 36 का 9 टाइम्स किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत ज्यादा है ये। तो इसीलिए ये अच्छी खासी स्पीड में थी बुलेट, फिर भी इतने 60 सेंटीमीटर, मतलब बहुत कम दूरी में ही रुक गई। इसका मतलब है कि ठीक ठाक फोर्स इस वुड ने लगाया होगा ना, लकड़ी ने, तो कितना लगाया होगा वही पूछा जा रहा है। हो रहा है क्लियर? और रेजिस्टिव क्यों? क्योंकि बुलेट को रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है, तो रेजिस्ट कर रहा है ना, रोक रहा है। सब लोग हाँ ना बोल दो, न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं तो इसमें बहुत इंटरैक्ट करो, क्योंकि नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है। ठीक है, सब लोग बता देना अपना अपना स्टैंड। यस है तो यस बोलो, नो है तो बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक बुलेट है जिसका मास कुछ दिया है, वो कुछ स्पीड से चल रही थी, वो एंटर कर गई एक हैवी, एक भारी वुड के, लकड़ी के ब्लॉक में। ठीक है, घुस गई जाके और रुक गई। कितनी देर, कितने डिस्टेंस पर रुक गई? 60 सेंटीमीटर, मतलब लकड़ी के ब्लॉक के अंदर 60 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक गई वो। ठीक है,
तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, तो कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स होगा। क्लियर, यहाँ एवरेज से तुम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स पूछ रहे हैं कांस्टेंट वे में। ठीक है, यस समझ में आई ना बात? सर एवरेज हाँ, रेजिस्टिव फोर्स क्या है? एवरेज रेजिस्टिव फोर्स मतलब रोकने वाला फोर्स, जो रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, क्योंकि रेजिस्ट करने का यही मतलब होता है। हाँ सर। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम लोग रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उसका मतलब है रेजिस्ट करना। तो ये लकड़ी का ब्लॉक जो है बुलेट को आराम से आने तो देगा नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक है, एंटर कर जाओ, वो तो रोकेगा ना, लगातार रोकेगा, तो इसीलिए वो रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, एवरेज इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा फोर्स का चेंज आएगा यहाँ पे, जैसे जैसे अंदर घुसेगा ना वो फोर्स थोड़ा बढ़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको एवरेज कर दिया गया है कि एक ही फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है ब्लॉक, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वो यस पूछा गया है, वो फोर्स पूछा गया है कितना है। तो फोर्स वही मास इंटू एक्सेलरेशन से फिलहाल आता है, ज्यादा और कुछ तो देखने की इसमें जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे मास दिया है, एक्सेलरेशन निकालने की बात है, तो वो फिर वही मोशन वाले सिस्टम से निकलेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है ब्लॉक उसकी, क्या नाम है, बुलेट की। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट भी ठीक दिया हुआ है, सही है। इनमें चेंजेस की जरूरत है, मास जो है वो केजी में दिया है, वो सही है, नहीं नहीं सही है, ये भी तो सही दिया है। ठीक है, समझ में आया। तो इनिशियल स्पीड ये है, मास की बात बाद में करेंगे फोर्स निकालने में। अब कितनी दूर रुक गई है ये दिया है ना, 60 सेंटीमीटर पर रुक गई है जाके, हम यही कलेक्ट कर रहे हैं ना क्या क्या दिया हुआ है। तो एस यस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है कि कितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि उस बुलेट बुलेट का ब्लॉक के अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट है 60 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? मोशन के हिसाब से सोच के देखो कि जब एंटर करना शुरू करेगी तब ऐसा कुछ है जैसे गाड़ी में हम ब्रेक लगाना शुरू कर रहे हैं, जैसे बुलेट यहाँ पे होगी तो ब्रेक लगाना शुरू हो चुका है, और जैसे जैसे ब्रेक दबाए रहेंगे हम तो गाड़ी धीरे धीरे करके स्लो होके एक टाइम पे आके रुक जाएगी। यस ऐसा ही कुछ बुलेट के साथ हुआ। तो एस है 60 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि सबको एसआई यूनिट में लेके चलना है ना, तो मीटर में कर लिया। क्लियर, या 0.6 मीटर भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब यस सर बताओ एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और है क्या क्या हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इनमें कौन सा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यस होता है। तो ये यस फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो v पता है क्या हम लोगों को, फाइनल वेलोसिटी पता है? बताओ, नहीं सर। बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, किसी को पता है? जीरो होगी क्या सर? जीरो होगी क्योंकि रुक गई है ना, बोला नहीं है। यस सर ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस दिस, इतने डिस्टेंस पे आके बुलेट रुक गई है। सबको समझ में आया ना जीरो क्यों होगा, सिंपल सी चीज है। क्लियर हुआ, फाइनल वेलोसिटी यस जीरो सर है, तो यहां यस हम रखेंगे जीरो। जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है 90, 90 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन पता करना है, तो पता नहीं है एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू एस कितना है 60 60, लेकिन नहीं 0.6 एसआई यूनिट। यस सर ठीक है, अब ये पूरा का पूरा उस तरफ चला जाएगा, ए को एक ही तरफ रहने दो, 90 स्क्वायर उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90 स्क्वायर, सही है। यस तो सर होगा कितना, और ये 2 भी उधर ले जाओ, डिवाइड में चला गया, है ना, ये 0.6 भी उधर ले जाओ, वो भी डिवाइड में चला गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ इतनी आ रही है। यहां से निकाल सकते हैं। माइनस में क्यों आ रही है, माइनस बस इतना बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, एक तरह से रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, रोकने वाला एक्सेलरेशन है ये, उल्टा, इसीलिए ये माइनस खाली इतना ही शो कर रहा है। फोर्स में तुमको ये रखने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो ये यस 90 का जो भी आएगा, अब ऐसे ही उठा के रख देते हैं, हमें क्यों कैलकुलेट करना है, फोर्स में सीधा रख देते हैं। मास कितना है 0.04 kg, तो 0.04 kg लिख दिया है तो सही ऐसा ही यूनिट है। एक्सेलरेशन रखेंगे 90 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6 मतलब 1.2, सही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे
नीचे से 1 2 0 आने लगेगा, ये पॉइंट 2 राइट शिफ्ट हो जाएगा। यस क्लियर सर। है ना? ये पॉइंट को हमने 2 बार राइट शिफ्ट किया, तो नीचे वाला पॉइंट भी 2 बार राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और नीचे हो गया 120 1.2 से। यस सर। किसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है बता देना, ठीक है कि नहीं? क्लियर सर। और लोग भी बोल दो, अनीता, सिद्धि। हाँ सर क्लियर है। ठीक है ना? 4 से फिर 120 काट देंगे, 30 आ गया। ठीक है, 4 3 12 और फिर 0 लगा देंगे, 30 आ गया। ऊपर 90 है, 90 को 90 इंटू 90 मतलब 90 का स्क्वायर है, 90 इंटू 90 लिख दें। 30 से कट करें, 3 टाइम्स कट गया, 9 3 27। यस सर। और यही रीजन था कि हमने यहाँ पे निकाला नहीं कुछ पॉइंट में, पहले यहाँ हम निकालें, माथा पच्ची करें फालतू का, मीनिंग था कितना इजीली सॉल्व हो गया। बेटर Yes. ऑप्शन यही है, तो इसीलिए न्यूटन में क्या आ गया, 270 न्यूटन। सही है? Yes. देखो आ रहा है, इतना फोर्स Yes. लगेगा। स्टेप समझ में आए, क्यों किया, कैसे किया, हर क्यों का रीजन तुम लोगों के पास होना चाहिए कि हमने यही क्यों लगाया, हमें कैसे पता चला ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, कुछ भी अगर तुम लोगों को ये बात नहीं समझ में आई तो बता देना, क्योंकि यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस में, कि तुम लोगों को अब जब तुम लोग अकेले बैठ के क्वेश्चन कर रहे होगे तो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यही करना है। मेरा वाला याद थोड़े ना करना है तुम लोगों को कि यही याद कर लिया, हर जगह लगाने की कोशिश चल रही है, ऐसा ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखो। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें, पक्का? Yes. Yes. चलो, तो 5.3 पे चलते हैं। क्या है ये? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, m मास का एक पार्टिकल है, इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जी टी स्क्वायर बता रहा है कि ये ग्रेविटेशन वाले में कोई मोशन है ना, ग्रेविटी के अंडर, अंडर ग्रेविटी वाला मोशन होगा। ठीक है, सही है कि नहीं? बॉडी ऊपर या नीचे कहीं जा रही है। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो हमको फोर्स चाहिए जो पार्टिकल पे लग रहा होगा। यहाँ पे खुद ही सोचो ये किससे मैच कर रहा है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। Yes sir. तो s क्या है, y दिया है, y का मतलब खाली इतना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऊपर या Yes. नीचे कोई चीज आएगी तो वर्टिकल ऊपर या वर्टिकल नीचे का मतलब क्या हो गया, y। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कोई राइट या लेफ्ट जाती है तो हम उसको x बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो y तो इसलिए लगाया है। उसके अलावा एक्सेलरेशन की जगह पे स्मॉल g रखा है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये अंडर ग्रेविटी वाला मोशन है, ये भी पक्का है। सही है, तो बस इतना ही तो है। तो अंडर ग्रेविटी मोशन में फोर्स कितना लगता है पार्टिकल पे, निकालना पड़ेगा, mg ही तो लगता है। सोचो, कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी है, वो चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, फोर्स बदल जाएगा क्या? No sir. तुम बैठी हो तब भी ग्रेविटी तुम पे उतना ही फोर्स लगाएगी mg के बराबर, तुम उड़ रही हो तब भी उतना ही लगाएगी, तुम ऊपर Yes. जा रही हो तब भी, तुम नीचे आ रही हो तब भी। क्लियर? तो ये तो यही आने वाला है। Yes, sir. ठीक है, बस यहां से थोड़ा बहुत प्रूव करके दिखाया जा सकता है, तो यानी कि अल्टीमेट रिजल्ट तो हमें मालूम है, पर यहां से दिखाएंगे कैसे, बस ये जानना जरूरी है। क्लियर हो गया कि कैसे Yes क्या sir. बात कर रहे हैं? तो हम थोड़ा वेलोसिटी वगैरह निकाल लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो देखते हैं। चलो एक मिनट ध्यान देना। तो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी आती कैसे है, क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Yes sir. डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट वाई में हो रहा है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा ना। और यही अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, dy dy बाई upon dt. dy बाई dt, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम में। अरे सिद्धि, तुम्हें d का सिस्टम पता है, dy dt पता है? हेलो, आवाज सबको आ रही है ना? Yes sir. हाँ सर। हाँ सिद्धि, ये सिस्टम पता है ना, dy बाई dt, dy और dt कब लगाते हैं? नहीं सर। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और d अगर हम किसी भी चीज में जैसे लेंथ में लगा देते हैं, मतलब स्मॉल लेंथ, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है, बाकी dt का मतलब वेरी स्मॉल टाइम, तो बहुत छोटे टाइम के लिए छोटी लेंथ कवर होगी ना, छोटी डिस्टेंस कवर होगी। हाँ ठीक है, सर। तो इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है, बाकी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं उसको। हाँ, डी की कोई वैल्यू होती है क्या फिक्स? नहीं वो वैल्यू नहीं है,
डी कोई वेरिएबल थोड़ी ना है, बस लगा दिया जाता है साथ में। ऐसे जैसे डेल्टा होता है ना, वैसे ही डी होता है। डेल्टा एक्स हो सकता है तो उसी तरह डी एक्स हो सकता है, लेकिन डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स, लेकिन वो चेंज बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, यानी कि बड़ा सा चेंज भी हो सकता है ज्यादा भी, लेकिन डी एक्स का मतलब स्मॉल चेंज, ये पक्का है। तो डेल्टा ही डी है, लेकिन बहुत छोटे चेंज के लिए डी यूज करते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह के चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार तुम्हारे 500 मार्क्स आए और दूसरी बार तुम्हारे 501 मार्क्स आए, तो ये छोटा चेंज है, तो हम इसके लिए डी यूज कर सकते हैं कि चेंज इन मार्क्स है डीएम। क्लियर। लेकिन हाँ अगर सर। तुम्हारे मार्क्स 550 हो गए तो ये फिर भी है थोड़ा बड़ा चेंज, 50 मार्क्स का चेंज है, तो इसीलिए इसके लिए हम डेल्टा एम यूज करेंगे। बस इतना है फिलहाल। डी की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो बस साथ में लगाया जाता है। क्लियर। तो हाँ ऐसा सर। करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी हो गया। अब यहां से अगर हम करते हैं डी वाई बाई डी टी, तो देखो क्या आएगा, और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हम्म। यस सर। Yes, sir. हाँ Transaction. Yes. यस सर। N minus 1. Yes sir. Yes sir. 1. 1. Yes sir. No, sir. हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes. भारत। Oh. Yes sir.
0. Yes, sir. Yes, sir. G. Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, सही है. Yes, sir. Yes, sir. Force into time. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Okay. Yes, sir. सर कंफ्यूजन होता है। सर यहाँ पे तो Yes. Yes, sir. yes sir. Yes. Yes. Yes, yes, sir. Clear. है yes relative No, no sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Adipati. Yes. Yes, sir. Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. यही वाला sir. Yes, sir. Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. No, sir. No. हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. हाँ सर सही है. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं सर. Yes. हाँ Yes. सर. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर परपेंडिकुलर है इसलिए 90 था ना.
यस सर। हाँ सर, यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है और बी जो है वो गलत है ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes. मीन्स अब इसमें भी 90 डिग्री होएगा एंगल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
Yes, sir. यस सर। सर प्रीवियस क्वेश्चन जो 5.5 है उसका केस भी कैसे करना है? यस सर। बी में। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर हम उसका एक्स कंपोनेंट देखें, तो क्या आएगा? किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट के मतलब थीटा साइड कंपोनेंट क्या आता है? कॉस थीटा। तो ये यू कॉस थीटा होगा यस सर, और वो वेलोसिटी। साइन थीटा। हाँ, और दूसरा वाला साइन थीटा होगा। यस सर। और पहले बॉडी किस तरफ जा रही है? मतलब इधर, मतलब एक्स डायरेक्शन में किस तरफ जा रही है? इस तरफ। और बाद में एक्स डायरेक्शन में किस तरफ जा रही है? इस तरफ। टकरा के इधर जाएगी ना। ठीक है। यस। और y का क्या है? y पहले भी नीचे था और बाद में भी नीचे ही है, क्योंकि तुम कंपोनेंट लोगी तो पता चलेगा। ऐसे वाले वेक्टर का कंपोनेंट लो तब भी x तो राइट साइड आएगा, y डाउनवर्ड आएगा। ठीक है। और चाहे तुम ये वाले वेक्टर का कंपोनेंट लो, ऐसे वाले का, उसमें भी क्या होगा कि x लेफ्ट आ जाएगा। देखो, x लेफ्ट आ गया, लेकिन y अभी भी डाउनवर्ड है ना। तो y यस। नीचे ही नीचे आएगा, दोनों में माइनस। तो इनिशियल फाइनल में y तो नेगेटिव ही रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? u sin 30। लेकिन मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो mu sin 30 हो जाएगी। इतना है बस। वेलोसिटी से फिर मोमेंटम देख सकते हैं ना। क्लियर। यस सर। और x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना? mu cos 30। और फाइनल मोमेंटम कितना? माइनस mu cos 30, क्योंकि अगर पहले राइट में था, इसके हिसाब से पहले राइट साइड बॉडी जा रही थी ना x में, अब किधर जा रही है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। यस। x में लेफ्ट साइड जा रही है। क्लियर हो रहा है सिद्धि? समझ में आ रहा यस है? सर। ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड जा रही है x के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है। तो माइनस, इसीलिए माइनस mu cos 30 हो गया। ये वैल्यू उतनी है। सही? कुछ यस भी सर। डाउट? यस सर। कुछ भी डाउट नहीं ना। और इससे भी एक बात पता चल रही है कि हाँ, फोर्स
देखो इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ ना, तो क्या पता चल रहा है पता है? मोमेंटम नहीं चेंज होने से क्या समझ में आ रहा है? कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट है। चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो है तो इसका मतलब फोर्स जीरो नहीं हो गया? यस हाँ सर। सर होगा। यानी कि वाई वाई साइड फोर्स जीरो है। वाई एक्सिस में फोर्स नहीं लग रहा है। जो अभी हम लोगों ने ऐसे नहीं बताया था कि इस तरफ फोर्स नहीं लग रहा होगा, वही यस चक्कर यहाँ से भी दिख रहा है। लेकिन देखो एक्स में मोमेंटम बदला है, इसका मतलब एक्स में फोर्स लग रहा है, यानी कि सारा फोर्स एक्स में ही है। वाई में अगर कुछ भी नहीं है तो सारा फोर्स एक्स में है। क्लियर? अब यस बात सर। अगर रेशियो की आती है उस तरह से, तो देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बाद में बात की गई है रेशियो की। नॉट नोट वाइल पी एक्स चेंजेस साइन आफ्टर कोलिजन पी वाई डज नॉट। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, पी वाई का नहीं चेंज हुआ तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स माइनस टू यू कॉस 30, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल क्या है, एम यू कॉस 30 डिग्री माइनस इनिशियल क्या है, एम यू कॉस 30 डिग्री। अब बताओ माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे, सर। यस तो सर। क्या आएगा, माइनस टू एम यू कॉस 30 डिग्री। 30 जैसे जैसे कि माइनस से कितना होगा, माइनस टू है, ऐसा ही यस कुछ। तो माइनस टू एम यू कॉस 30 डिग्री इतना आएगा इम्पल्स, चेंज इन इम्पल्स। ठीक है, एक्स में। लेकिन वाई में चेंज इन इम्पल्स, क्योंकि पहला वाला भी माइनस एम यू साइन 30 है, ठीक है, माइनस करके दूसरा वाला भी माइनस एम यू साइन 30 है। तो ये पहली बात, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। जब प्लस। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस एक माइनस तो पूरा कैंसिल, तो मतलब चेंज इन यस सर। मोमेंटम। 0 वाई में चेंज इन मोमेंटम जीरो। हुआ सर। क्लियर? ये चक्कर है। यस सर। उसके बाद बात आएगी रेशियो की। द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स एंड फोर्स इज द सेम एज इन ए एंड इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये यहाँ प्रूव करके दिखाया गया है। जो ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, जो हम लोगों ने समझ खाली लिया था, उसको यहाँ पे बस प्रूव किया गया है। क्लियर? यस सेकंड में ही तो प्रूव करना था। ए वाले केस में कुछ है ही नहीं, कुछ खास नहीं है उसमें। बॉडी हॉरिजॉन्टल ही जा रही थी तो एक्स में ही जा रही है, तो सारा वेलोसिटी एक्स में है। 0 ठीक तो है, सब वाई में सारा जीरो है, मोमेंटम भी वेलोसिटी भी, है ना, ए वाले केस में। बी वाले में ही समझने वाली चीजें थी। अब as therefore using Newton's third law, the force on the wall due to the ball is normal to the wall along the positive x direction. The ratio of the magnitudes of the impulses imparted to the balls in A and B कितना हो जाएगा? A में कितना है, देखो A में कितना इम्पल्स था, माइनस टू यू। ठीक है, Y में तो था ही नहीं। B में कितना इम्पल्स है, माइनस टू यू कॉस 30, तो इन्हीं का तो रेशियो होगा। तो माइनस टू यू अपॉन माइनस टू यू कॉस 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, टू टू कैंसिल हो जाएगा, एम यू कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉस 30 बचेगा, यस सर। है ना। तो वन अपॉन कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 होता है रूट 3/2, लेकिन वो वन अपॉन में है तो 2/√3 होने लगेगा। क्लियर? हाँ सर। वन अपॉन में है 2/√3 हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी अपना अप्रोक्सीमेटली में आ जाएगी, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 रखो, कट कर दो तो 1.2 के आसपास आएगा। समझ में आ गया प्रूव कैसे किया गया इसको? ठीक है, तो एक तो होता है खुद दिख जाना तुमको, और दूसरा होता है कि अब तुम उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाओगी। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तुम्हें खुद समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा, जो हम लोगों ने पहले किया ना, बातें मतलब ऐसे ही कर करके देख देख के ही। ठीक है, कि इस तरफ नहीं लगेगा इस तरफ लगेगा, और उसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिकली हर चीज को अलग अलग जब निकालते हैं तब उससे भी दिखने लगता है। हो गया क्लियर? हाँ सर। यस सर क्लियर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो चुका था। एक ये वाला एग्जांपल भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर है। ठीक यस है, जब क्वेश्चन ही हो रहे हैं आज, तो थोड़ा बहुत हम डिफरेंट चीजें भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि सिद्धि, तुम्हें इक्विलिब्रियम के बारे में पता है? हाँ सर हुआ है कॉलेज में। हुआ है इक्विलिब्रियम? नहीं, कौन सा, केमिस्ट्री की बात तो नहीं कर रही हो? फोर्थ? केमिस्ट्री के हाँ। अरे वो अलग चीज है। इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब होता है कि फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो, 0 कुछ नहीं लग रहा है सर सारा। हर हाँ, जगह नेट फोर्स 0 ही होता है क्या? नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है एक पूरे सिस्टम पे। और वो जो शुरू में बताया था, वहां पे तो वो रीजन है कि अगर एक बॉडी सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, एक सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से, यानी कि कुछ वेलोसिटी है उसकी, मान लो एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, डायरेक्शन भी दिया है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी दी है ना,
और यही है, हाँ चेंज सर। नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज इसका मतलब क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, जीरो। जीरो। लेकिन हमने अभी जैसे तुम्हारे साथ प्रूव किया ना, तुम रेस्ट पे हो तो तुम्हारे ऊपर फोर्स जीरो, मतलब ऐसे कोई फोर्स है नहीं क्या। फोर्स जीरो होने का जो हम लोग मतलब समझते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ये नहीं है मतलब, फोर्स तो है पर कैंसल हो जा रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर। हाँ सर। इसीलिए नेट, पहली बात तो फोर्स में नेट फोर्स का क्या मतलब है, वो ये है क्योंकि फोर्स है एक वेक्टर, तो नेट फोर्स का मतलब है कि जो भी जिधर भी फोर्स लग रहे हैं सबका पूरा एक रिजल्टेंट निकाल लो। जैसे वेक्टर को सॉल्व करके निकाला जाता है कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अब बताओ टोटल फोर्स किधर लग रहा होगा। तो दो दो करके हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एक का पैरेललोग्राम बना लिया, अब इसको हटा दिया, अब इन दोनों का मिला के बना लेंगे, ऐसे ऐसे करके। कुछ कुछ बात समझ में आई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ये। ठीक है, जो वैसे वेक्टर से आता है। अगर तुम्हें वेक्टर क्लियर नहीं है तो तुम जब मोशन इन प्लेन का चैप्टर देखोगे ना, उसमें वेक्टर के बारे में पूरा बताया है हमने। हाँ सर। कैसे करते हैं, क्या होता है, तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो है, एक आ गया आंसर एफ में, तो ये फाइनल फोर्स हुआ हमारा। ठीक है, और कभी कभी ये जीरो भी आ सकता है, चक्कर ये है। अब क्या पता तीन तीन फोर्स ऐसे लग रहे हो, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और एक इस तरफ लग रहा है, और इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो आता है इधर। ठीक है, तो अब इन दोनों को हटा दो। अब ये दोनों अपोजिट हैं, और अगर ये दोनों इक्वल भी हो गए, मान लो ये भी 10 न्यूटन आया और ये भी 10 न्यूटन था, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएंगे एक दूसरे से। इक्वल हैं, ऑपोजिट भी हैं, तो कैंसिल नहीं हो गए, हाँ जीरो। कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर क्या आया फोर्स का, जीरो। तो जीरो इसीलिए है। नेट फोर्स कभी कभी जीरो भी हो सकता है, चक्कर ये है। और तब क्या होगा, यानी कि नेट टोटल टाइप का होता है। टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब कि बॉडी जैसे थी वैसे रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, किसी एक डायरेक्शन में किसी स्पीड से चल रही थी तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहेगी, ना उसको कोई रोक पाएगा और ना ही उसको कोई स्पीड बढ़ा पाएगा, ना उसको कोई मोड़ पाएगा, क्योंकि उसको मोड़ने के लिए भी फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, मतलब खाली फोर्स से काम नहीं चलेगा। क्लियर हुआ ना, क्या बात हो रही है। हाँ सर। हम्म। तो नेट चाहिए, लेकिन एक चीज और है, एक्सटर्नल क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि अंदर के फोर्सेस इसमें कोई काम नहीं करेंगे। जैसे तुम हो, तुम्हें लगता है तुम अपनी एनर्जी की वजह से चल पा रही हो, घर में जो तुम टहल पाती हो, पैदल चल पाती हो, तुम्हें लगता है तुमने खाना पीना खाया है इसलिए तुम चल पा रही हो। सच में यही लगता है या नहीं। हाँ सर। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकती हो। क्यों सर? क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम चलती कैसे हो। तुम जमीन पे पैर रखती हो, पैर को पीछे खींचने की कोशिश करती हो, जमीन को पीछे खींचने की कोशिश करती हो, और तुम्हारा शरीर आगे बढ़ जाता है। फिर दूसरे पैर से यही सेम काम करती हो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है शरीर। सर बायोलॉजी में अलग है क्या, और फिजिक्स में अलग है। क्या, आपने बोला कि फिजिक्स में फ्रिक्शंस के वजह होता है और बायोलॉजी में मेटाबॉलिज्म के वजह से होता है। क्या, चलना, हाँ चल सर। पाना, नहीं। हाँ। ऐसा नहीं है। कोई भी बॉडी मूव करने के लिए बायोलॉजी में वो अलग बात की गई है कि इंटरनल फोर्स लगाओगी तो तुम पहले, तब तो तुम्हें बाहर से एक फोर्स मिलेगा ना। क्योंकि देखो, क्रिया प्रतिक्रिया में चलता है, हर चीज एक्शन रिएक्शन में चलती है। तुम कुछ करोगी तो रिएक्शन मिलेगा ना, क्योंकि जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है वो कोई जिंदा फोर्स तो है नहीं, अपने आप थोड़ी ना लगने लगेगा तुम्हारे ऊपर। ग्रेविटी तो एक बार अपने आप भी लगती है, फ्रिक्शन अपने आप नहीं लगता, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंडेंट है किसी चीज के ऊपर। जैसे एक बात बताओ, हम कह रहे हैं तुम्हें चलने के लिए फोर्स चाहिए, है तो फ्रिक्शन होना चाहिए तभी तुम चल पाओगी। लेकिन नीचे चलने के लिए फोर्स चाहिए क्या, नीचे गिरने के लिए, वो तो नहीं तुम सर, अपने आप को छोड़ दो, ग्रेविटेशन गिर, फोर्स। वो अपने आप खींच लेगा। ठीक है, लेकिन जो सामने चल रही हो उसके लिए ऐसा फोर्स चाहिए जो कि डेवलप हो, तो वो तुम पहले अपना फोर्स लगाओगी तो वो फोर्स डेवलप होगा। तो तुमने खर्च तो की अपनी एनर्जी, ऐसा नहीं कि नहीं की, लेकिन तुम अपनी एनर्जी खर्च करके, जैसे तुम सोच के देखो, तुमने खाना पीना खाया है, बायोलॉजी के हिसाब से ही सोचो, लेकिन तुमको ऊपर से गिरा दिया जाए तो रास्ते में हवा में कुछ काम आता है क्या, हाथ पैर मारना, नहीं ना। क्या ढूंढते हैं नहीं हम, सर। कोई कोई रस्सी मिल जाए, कुछ मिल जाए जिसको पकड़ सकें अगर गिर रहे होते हैं तो वो जो कुछ है
उसके फोर्स की जरूरत तुमको थी ना। हाँ सर। सोचो एक धागा मिल जाए, तो बस एक थ्रेड मिल जाए, तो क्या तुम्हारा वजन वो धागा संभाल पाएगा? तब भी तो काम नहीं नहीं हुआ सर। ना तुम्हारा। एक मजबूत रस्सी, यानी कि जिस जो फोर्स लगा सके, कम से कम रस्सी मिली तो वो टेंशन फोर्स दे देगी तुमको, उससे तुम चलने से रुक सकती हो। ठीक है। फ्रिक्शन मिला तो वो फ्रिक्शनल फोर्स देगा तुमको। तो जमीन पे जब हम चलते हैं तो हम उसको घिसते हैं और उसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। सेम चीज रोलिंग में भी होती है। क्लियर? पहिया जो चलता है, कार आगे बढ़ती है तो पहिया घूमने की कोशिश करता है, और अगर सड़क ऐसी है कि पहिए को घूमने ना दे, वहीं पे घूमने ना दे अपनी जगह पे, तो वो पहिए के साथ साथ पूरी गाड़ी को आगे बढ़ा देगी, जैसे हम लोग होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि और कभी भी ध्यान देना कि जहाँ कीचड़ में फंस जाता है पहिया तो क्या होता है, वहीं गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। हाँ क्योंकि सर। अब वहां फ्रिक्शन की कमी हो गई है, चिकना हो गया है पूरा, इस वजह से पहिया वहीं घूमने लगता है गोल गोल। क्योंकि कोई भी इंजन पहिए को बस गोल गोल घुमा सकता है, सड़क पे नहीं चलवा सकता। सड़क पे सड़क का फ्रिक्शन चलाएगा उसको। ठीक है। ऐसा चक्कर है। हाँ सर। क्लियर हुआ? तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है चलने के लिए किसी भी चीज को। अर्थ भी अगर सन के अराउंड घूम रही है तो सन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसलिए घूम रही है। ठीक है। तो कोई भी चीज चली, इसका मतलब है कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर है। क्लियर? ऐसा कुछ। तो ये चीज अगर चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में और कोई चीज रुकी तब भी, मतलब उसने मोशन बदला किसी चीज ने, तो कोई चीज नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, अगर तुमको मोड़ के उसको ईस्ट में लेके जाना है, इधर जा रही थी तुमको इधर मोड़ना है, तो खुद ही सोचो ना, अगर साइकिल को इधर मोड़ना होता है तो क्या करना पड़ता है? हैंडल घुमाना पड़ता है, और उसमें फोर्स नहीं लगता है क्या? इमेजिन करके देखो। लगता है। और साइकिल अगर एक बॉडी है तो तुम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हो ना, और वो फाइनली तुमसे भी नहीं मिल रहा है उसको, तुम घुमा दे रही हो तो उसको फ्रिक्शन से एक्सटर्नल फोर्स मिल जा रहा है। तुम इधर जाना चाह रही हो तो फ्रिक्शन तुम्हें इधर ले जा रहा है। होता नहीं यही है ना कि हम पैर से हाँ पीछे सर। खींचते हैं जमीन को, तो जमीन हमें आगे ले जाती है। ऐसे ही कुछ। तो फ्रिक्शन को हम अगर साइकिल को ऐसे मोड़े कि इधर जाना चाहें, तो वो हमको इधर लेके जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन उल्टा लेके जाता है हमेशा। क्लियर? वैसे ही है। तो इसीलिए हम हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? जब पहला लेक्चर देखोगे तो हाँ काफी सर। कुछ समझ में आएगा। ठीक है। चलो, पहला लेक्चर देखना, तब समझ में आएगा। हाँ सर। तो इस वाले को फिलहाल हम छोड़ दें क्या? तुम लोग एक बार करके देखोगे? रहने दें, क्योंकि इसमें अभी नहीं, जिसको बाद में करना, तुम जैसे सिद्धि तुम बाद में भी कर सकती हो। ठीक है। हाँ लेकिन सर। नितिशा तुम कर लेना, क्योंकि अ, यस सर। ये वाला जो है वो आ जाएगा इसी से। इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम है पूरा, कि जैसे यहाँ अगर हमने इस तरफ से खींचा, एक चीज ऐसे सिंपल सी लटकी हुई थी, ठीक है, लेकिन हमने बीच से पकड़ के उस रस्सी को खींच लिया इधर इस तरफ, तो होगा क्या? अब तीन तरफ फोर्सेज आ गए ना हमारे। हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगा खींचा, नीचे mg लग रहा था और इधर टेंशन लग रहा है। समझ में आई बात? तो इस पॉइंट पे तीन तरफ फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और एक नीचे लग रहा है। नीचे भी टेंशन, इधर भी टेंशन, और यहाँ पे हमारा जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं। तो अगर ये बॉडी रुकी हुई है फिलहाल, तो इसका मतलब ये तीनों फोर्स बैलेंस है, श्योर शॉट। और ये चेक करने के लिए इनका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है बड़े आराम से। तो यहाँ पे देख सकते हो, जब तुम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगी तो क्या आएगा? कैसे निकालेंगे? पहली बात तो देखो, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वैसा कि सीधा उस तरह रिजल्टेंट निकाल लो, पैरेललोग्राम और वो सब बातें। उससे सिंपल तरीका होता है कि सारे फोर्सेस को या तो एक्स डायरेक्शन में ले लो या वाई डायरेक्शन में ले लो, कंपोनेंट तोड़ तोड़ के। तो ये तो पहले से एक्स में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 50 न्यूटन रहने दो। ये पहले से वाई में है, इसको भी रहने दो। ये वाला जो है कहीं रैंडम चल रहा है, तो इसका कंपोनेंट हम वाई में और एक्स में ले लेते हैं। तो अगर वाई से एंगल थीटा है तो वाई में कंपोनेंट क्या हो गया? टी कॉस थीटा। सही। एक्स में क्या हो गया? T1 साइन थीटा। क्लियर है ना? जिस तरफ थीटा होता है उस साइड वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है, तो इसीलिए वो कॉस, ये साइन। अब सारे फोर्सेस किस तरफ हैं? या तो एक्स में है, हॉरिजॉन्टल है, या वाई में है, मतलब वर्टिकल है। तो हम एक्स का अलग इक्वेशन लिख सकते हैं अगर ये रेस्ट पे है, ये सारा ये पॉइंट और ये सब कुछ रेस्ट पे है, तो यानी कि T1 साइन थीटा को होना चाहिए 50 के बराबर, 50 न्यूटन के बराबर। देखो, इक्वल अपोजिट है ना? यस सर। तभी तो रुका हुआ हो सकता है ना। देखो, इसको रुका होने का मतलब ये एक्स में भी नहीं चल रहा है, ये वाई में भी नहीं चल रहा है,
तो हम अलग अलग x में और y में फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब हम x में बैलेंस करेंगे तो ये ऐसा कुछ मिलेगा तुमको, क्लियर। और जब हम y में बैलेंस करेंगे तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम कि t1 cos थीटा किसके इक्वल हो गया, t2 के इक्वल। यस सर। हुआ क्लियर? ये चक्कर है। और ये हुआ कैसे, सीधी सी बात है। अगर तुम हॉरिजॉन्टल में देखो तो मान लो एक F1 फोर्स लग रहा है x में और एक F2 फोर्स लग रहा है x में, वेक्टर एडिशन करोगी, लेकिन क्योंकि ये फोर्स जस्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे के और क्योंकि ये जीरो आएगा ये रेस्ट पे होने के चक्कर में, रिजल्टेंट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में। तो T1 साइन थीटा को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो 50 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो अपने आप वही इक्वेशन मिली ना जो यहाँ पे आ रही है, 50 उधर ले जाओ माइनस का प्लस हो जाएगा, T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 आया। तो वही है, रिजल्टेंट हमने जीरो किया और उसी लॉजिक से इक्वेट कर दिया। हुआ क्लियर? और इस चीज को फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसकी बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो शुरू वाली चीजें इस चैप्टर में बहुत जल्दी जल्दी हमने बता दी क्योंकि वो उसमें था भी बहुत बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो चीजें होंगी हो सकता है उसमें टाइम लगे, आ रही बात समझ में? यहाँ से चीजें ऐसी हैं कि उसमें हो सकता है हमें टाइम ज्यादा देना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर बस ऐसे हवा हवा में खत्म होगा, हो सकता है इसमें थोड़ा ठीक ठाक टाइम लग जाए, क्लियर। तो ताकि तुम लोगों को पूरा ठीक से समझ में आए, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सही चीज है, बड़े आराम से तुम पता नहीं क्या क्या चीजें रिजॉल्व कर सकती हो एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के। किसी बॉडी पे इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, उधर लग रहा है फोर्स, सबको बना लो और सबके कंपोनेंट ले लो एक्स वाई में, तो सारे के सारे या तो एक्स में आने लगते हैं या वाई में। उसके हिसाब से देख लो फाइनली क्या बताया गया। अगर बोला गया बॉडी इधर चल रही है, इसका मतलब इधर एक रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए उसके ऊपर, इधर एक्सेलरेट हुई है बॉडी, अगर ऐसा बोला गया है मान लो 2 मीटर पर सेकंड या किसी भी वैल्यू से, तो इसका मतलब है इधर वाला फोर्स ज्यादा है इधर वाले से, इक्वल नहीं है। अगर बोला गया है रुकी है, रेस्ट पे है या एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है ये भी फोर्स इक्वल है आपस में और ये वाले भी आपस में इक्वल है, जैसे कि अभी अभी हुआ था, क्लियर, रेस्ट वाले में। तो ऐसा काफी कुछ है उसमें, बहुत पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूले याद करने से ज्यादा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। आई बात समझ में? याद करने लायक यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़ा जरा जरा सा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ बनाना खूब सारा पड़ेगा। वो इजी होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ नया फॉर्मूला बन जाएगा तुरंत, क्लियर, बैलेंस करके, फोर्सेस बैलेंस करके। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम की बात आने के बाद ही वो फोर्स बैलेंस करने की बातें आएंगी। चलो ठीक है, तो एक बार ट्राई करना 5.6 वाला, और जिसको पढ़ा हुआ है बाकी पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम पे। चलो ठीक है, फिर कुछ और किसी को पूछना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर पूछे जा सकते? क्लास है। हाँ कल केमिस्ट्री का डेमो है, लास्ट डेमो, ठीक है। यस। और उसके बाद ट्यूसडे से केमिस्ट्री की भी क्लासेस रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है।